नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कोटा से। कोटा छात्रा मौत मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी टीचर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तालाब में आरोपी का मोबाइल मिला। हत्या के बाद आरोपी टीचर ने तालाब में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। आरोपी को स्पॉट पर पुलिस लेकर आई। गोताखोरों ने तालाब में तलाशी ली और मोबाइल बरामद कर लिया। यह हत्यारा 6 दिन की रिमांड पर है। गौरव जैन 6 दिन की रिमांड पर है। पुलिस अब इसे तालाब, जहां इससे पूछताछ की गई, इसने बताया कि तालाब में मोबाइल फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस इसे उस तालाब पर लेकर आई और वहां से मोबाइल गोताखोरों ने बरामद कर लिया। अब इस मोबाइल की जांच की जाएगी और राज निकाले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें उस वक्त की है जब हत्या के आरोपी को पुलिस इस तालाब पर लेकर आई। इसी तालाब में गौरव जैन ने मोबाइल फेंक दिया था और यहां से फरार हो गया था। 8 दिनों तक लुक्का छुपी का खेल खेलता रहा पुलिस के साथ, लेकिन आखिर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस 6 दिन के रिमांड पर है। पुलिस इसे उसी जगह लेकर आई जहां इसने मोबाइल फेंका था। गोताखोरों की मदद से मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अब इस मोबाइल की जांच की जाएगी और इस मोबाइल से तमाम वो राज निकाले जाएंगे जो इसमें कैद है। इस तालाब में तो एक ही साक्ष्य था, मोबाइल का होना। अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसको जो डाटा है मोबाइल के वो हमको मिल जाए। हो सकता है पानी में ये मोबाइल खराब हुआ हो, लेकिन जैसी भी स्थिति है एफएसएल परीक्षण से इससे जो कुछ निकाला जा सकता है हम कोशिश करेंगे। 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या का आरोपी गौरव जैन को कोटा पुलिस किशोर सागर तालाब लेकर आई है, क्योंकि यहाँ जो आरोपी है वो जाते वक्त अपना जो मोबाइल है वो यहाँ इस तालाब में फेंक कर चला गया था। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही तालाब है किशोर सागर जहाँ अभी जो मोबाइल फेंक के गया है उनकी तलाश की जा रही है और गोताखोरों की टीम यहाँ लगी हुई है। और वो मोबाइल मिलने के बाद कई राग पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि वो मोबाइल उगलेगा, इसीलिए शायद उस मोबाइल की तलाश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के गोताखोर टीम के इंचार्ज हैं विष्णु श्रृंगी जी, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है विष्णु जी? देखिए, तालाब में मोबाइल फेंकना अभियुक्त ने बताया है। उसके लिए सर्च अभियान चलाया है, गोताखोरों को उतारा है। सफलता मिलती है, थोड़ा देर से बता पाऊंगा। आपको क्या लगता है इतना बड़ा तालाब, इतना अथाह पानी का भंडार, एक मोबाइल जैसी छोटी वस्तु मिलने की चुनौती कितनी बड़ी है? चुनौती तो हम भी मान के चल रहे हैं कि ना के बराबर है, पर कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश तो कर ही रहे हैं। मिलेगा तो बिल्कुल बताते हैं, मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किशोर सागर तालाब में गोताखोरों की टीम रेस्क्यू कर रही है और मोबाइल की तलाश के लिए यहाँ निचली सतह, जो किशोर सागर की निचली सतह है पानी में, वहाँ पूरी जांच कर रही है। हमारे साथ यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं अमर सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है? अभियुक्त गौरव जैन अभी पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान जो उसके द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं उसकी पुष्टि की जा रही है और साक्ष्य संकलन का काम हो रहा है। और इसमें जो मोबाइल है वो अहम है, उसकी बरामदगी के प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद और 6 दिन की रिमांड के दौरान मुख्य क्या क्या होना है सर? अनुसंधान में जो चीज़ें उसने बताई हैं उनके बारे में साक्ष्य संकलन का काम किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 15 वर्षीय छात्रा की हत्या का जो आरोपी है गौरव जैन, उसने जो मोबाइल फेंका है उसकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। किशोर सागर तालाब के बाहर यहाँ मुख्य जो रास्ता उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं ताकि अनावश्यक कोई आने जाने वाले लोगों पर यहाँ पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और जो आरोपी हैं वो हत्या का आरोपी गौरव जैन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसको भी यहाँ लाया है और 6 दिन के रिमांड पर जो इसको लिया है, रिमांड के दौरान कहीं राग न केवल ये उगलेगा बल्कि जो मोबाइल है वो मोबाइल मिलने के बाद कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है। हनुमानगढ़ जेल में तलाशी अभियान चलाया गया। जेल में कई मोबाइल फोन मिले हैं। 6 फोन, 6 सिम, 2 चार्जर बरामद किए गए जेल से। जेल प्रहरी ने जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर। हनुमानगढ़ जेल में तलाशी अभियान चलाया गया तो कई मोबाइल इस तलाशी में मिले। 6 फोन, 6 सिम और
2 चार्जर बरामद किए गए। जेल प्रहरी ने जंक्शन थाने में इसके बाद मामला दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से। और एक और बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जालौर में एएनएम के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएनएम का पति मरीजों का इलाज करता था। उप स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध तरीके से इलाज कर रहा था। भीनमाल पुलिस ने आरोपी राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भारी मात्रा में इससे दवाइयां भी जब्त की गई। तो न्यूज 18 की खबर का असर, एएनएम के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरीजों का इलाज करता था एएनएम का पति। आपने सरपंच पति सुने होंगे अब तक, आपने प्रधान पति सुने होंगे अब तक, आपने पार्षद पति सुने होंगे अब तक, लेकिन आज आप देख लीजिए और सुन भी लीजिए एएनएम पति। एएनएम पति भी खुद नर्सिंग कर्मचारी बन गया, नर्सिंग कर्मी बन गया और इलाज करने लगा। उप स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध तरीके से इलाज कर रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। न्यूज़ 18 राजस्थान अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाता है और जिम्मेदारों के कानों तक आवाज़ पहुंचाता है। नहीं तो ये एएनएम पति न जाने कब से इलाज कर रहा था और कब तक इलाज करता रहता। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद इस खबर का बड़ा असर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एएनएम पति को। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में 5 साल की बच्ची से मंदिर में छेड़छाड़ की गई। रानी सती मंदिर में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। मंदिर में बनी कैंटीन के कर्मचारी ने छेड़छाड़ की 5 साल की बच्ची से। दिल्ली से परिवार के साथ मंदिर आई थी बच्ची। कोतवाली थाने में इसके बाद मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने कैंटीन कर्मचारी को हिरासत में लिया है। किसी कर्मचारी ने अश्लील हरकत कर ली, जिस पर मैं एएसआई मुलायम सिंह मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा। वहां जाके बच्ची के परिजनों से मिला, जिन्होंने बताया कि साहब 5 साल की बच्ची थी और उसके साथ किसी ने अश्लील हरकत की है, जिस पर परिजनों को हमरा लेके थाने आया। परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। जैसी विधि संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। टोंक से खबर है। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक शख्स ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 21 साल का पदम माली 3 दिन पहले ससुराल आया था और यहीं खेत पर उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। पदम के ससुराल वालों को जब घंटे भर बाद खेत पहुंचे तो उसे फंदे से लटकते देखा। फिर इसकी खबर पुलिस को दी गई। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि पदम माली ने आत्महत्या क्यों की। सूचना मिली थी, कोई एक लड़का ससुराल आया हुआ था, तो उसने अपने कुएं पे, ससुराल पक्ष के कुएं पे कमरा बना हुआ था कच्चा, उसको रस्सी से फंदा लगा के मिल गया। उसके समाचार मिले तो मीडिया पहुँचा, तो उस टाइम मैंने नीचे उतार दिया। बाद में कार्रवाई करके परिजन वगैरह भी आ गए। बाकी ऐसा कोई ससुराल में या पति पत्नी में कोई ऐसी बढ़ने वाली कोई बात नहीं है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की कंजर बस्ती में वेज और नॉनवेज ढाबे चलाने वाले इमरान डोली से भोपा जाति के दबंग लोगों ने उधार मांगा। जब होटल मालिक ने उधार देने से मना किया तो उधार नहीं देने पर उससे गाली गलौज की और ढाबे को जलाने की कोशिश की। इसके बाद रात में ढाबे में आग लगाकर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि रात में ढाबे के अंदर कोई भी व्यक्ति सो नहीं रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में 12 मुर्गे जिंदा जल गए। असल में कल मुर्ग लेने के लिए आए थे ना, उधार मांग रहे, मैंने उधार देना है हम लोग। फिर उसके बाद कहाँ सुन हो गई, कहाँ सुनने के बाद वो लोग वहाँ गाड़ी गलौज चाहिए हमारी, वहाँ वक्त चले गए। हम भी देकर गए तो मैं रात को देखेंगे ना पुराने ढेंक के रूहे। रात को जब वापस में आए तो रात को मैं सोया हुआ था, उन्होंने आग लगा दी झोंपड़ी में। बेसहारा जानवरों को खाना देना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन धर्मनगरी जोधपुर में गली के बेसहारा कुत्तों को खाना देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गली के कुत्तों को खाना देने वाले लोगों का विरोध कर रहे कुछ लोगों और डॉग फीडर के बीच तनातनी हो गई।
बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झगड़े में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। जहां महिलाओं ने डॉग फीडर की चप्पलों से पिटाई कर दी, वहीं एक व्यक्ति स्टील की रॉड लेकर आया और युवकों पर हमला बोल दिया। क्षेत्रवासियों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कुत्तों को गली में खाना देने से आवारा जानवर कॉलोनी में ही रहने लग जाते हैं और कॉलोनी में गंदगी करते हैं। झगड़े के दौरान डॉग फीडर के बर्तन तोड़ दिए गए। वहीं एक कुत्ता भी इस झगड़े में घायल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर राजसमंद से। राजसमंद के निर्मल ग्राम पंचायत के पसंद में एक ऐसे ठग को पकड़ा गया है जो महिलाओं से पेंशन बढ़ाने के नाम पर ठगी करता था। पसंद के सरपंच आयन जोशी ने इस ठग को स्थानीय महिलाओं की शिकायत के बाद पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस ठग ने पिछले साल 6 दिसंबर को तलाई का कुआं में 3 बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन बढ़ाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड लेकर उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए थे। बाद में महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सरपंच से इसकी शिकायत की और अब जाकर सरपंच ने उस ठग को पकड़ लिया। हालांकि सरपंच आयन जोशी ने जब उस शख्स को समझाया तो उसने सभी महिलाओं के पैसे वापस कर दिए और फिर ऐसी गलती ना करने की बात कही। विधानसभा में आज बजट पर बहस होगी। वाद विवाद की आज से शुरुआत होगी। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। इस बहस के दौरान रीट कानून व्यवस्था पर हंगामा हो सकता है। पूनिया के बयान पर भी हंगामा हो सकता है। सदन में आज विधायी कार्य भी होंगे। प्रश्नकाल के साथ आज की कार्यवाही शुरू होगी। रंगभेदी टिप्पणी पर सतीश पूनिया ने माफी मांग ली है। सतीश पूनिया ने बयान पर माफी मांग ली है। सत्ता पक्ष कांग्रेस इसकी मांग कर रही थी कि सतीश पूनिया माफी मांगे, अपने इस बयान को वापस ले। सतीश पूनिया ने माफी अब मांग ली है। पूनिया ने बजट पर रंगभेदी टिप्पणी की थी। बता दें आपको, पूनिया ने कहा था किसी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार करके पेश किया, ऐसा लगता है बजट। महिलाओं पर टिप्पणी कर बुरे फंस गए थे सतीश पूनिया। बयान पर बवाल के बाद पूनिया ने माफी मांग ली है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इसका मातृशक्ति का इसे अपमान बताया था। कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था और पक्ष रखते रखते अनायास मुझमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हों। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था और पक्ष रखते रखते अनायास मुझमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हों। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। चलिए सीधा लिए चलते हैं अब आपको जयपुर, जहां आरपीओ और यूनिसेफ का संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला। ये सीधी तस्वीरें। डीजीपी एमएल लाठर और बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल इसमें शामिल। और कोई हाथ बढ़ाकर करता है, मित्रता का, प्यार का, सहयोग का और संरक्षण का हाथ बढ़ाकर। आप सब करुणा और सहानुभूति और समर्पण से मासूमों के लिए हाथ उठाने के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं।
हमारे बीच हैं श्री मोहनलाल लाठर साहब, आप IPS DGP राजस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको उद्बोधन के लिए आग्रह करें, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त सा परिचय यदि माननीय की आज्ञा हो तो मैं आप तक वहां पहुंचाना चाहूंगी। श्री मोहनलाल लाठर साहब माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान 1987 बैच के राजस्थान कॉडर के भारतीय पुलिस सेवा के ख्यातनाम अधिकारी हैं। आप अपनी सत्यनिष्ठा, सिद्धांत प्रियता, दृढ़ नेतृत्व क्षमता और सहृदयता के लिए जाने जाते हैं। एक श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी की धवल छवि लिए आप राजस्थान पुलिस का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। अपने सेवा काल के आरंभ में ACP बयाना, ACP गंगानगर रहने के पश्चात सिरोही, दौसा, धौलपुर, कोटा ग्रामीण, उदयपुर जैसे जिलों में आप पुलिस अधीक्षक रहे हैं। पुलिस अधीक्षक CID-CB जयपुर, कमांडेंट 7th RAC के पदों पर भी आपने सेवाएं दी है। पदोन्नति पर आप उप महानिरीक्षक BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स बाड़मेर और बीकानेर रहे और उसके बाद उप महानिदेशक RAC 3rd जयपुर, उप महानिरीक्षक CID इंटेलिजेंस जयपुर, उप महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी भी रहे। महानिरीक्षक पुलिस के रूप में पदोन्नति के साथ ही आप निदेशक RPA, महानिरीक्षक पुलिस आयोजना और कल्याण राजस्थान जयपुर और महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज 2nd के पदों पर शोभायमान हुए। साथ ही महानिरीक्षक पुलिस RAC भी रहे। महानिदेशक प्रशासन और कानून व्यवस्था राजस्थान महानिदेशक पुलिस क्राइम ब्रांच जयपुर रहे और 3 नवंबर 2020 से पुलिस महानिदेशक राजस्थान के रूप में गरिमामय रूप से आप शोभायमान हैं और पुलिस को निरंतर श्रेष्ठतम प्रतिमानों की ओर आप ले जा रहे हैं। आपको 1997 में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रदान किया गया, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रदान किया गया। वर्ष 2003 में आप पुलिस मेडल से अलंकृत हुए और वर्ष 2016 वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर किसी से नहीं, खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए PHC खुलेंगे।
राजधानी जयपुर के HCM रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1,000 करोड़ खर्च होंगे। CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा हुई। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। अंबाबाड़ी House of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी आईफोन लौटाएगी। गहलोत सरकार के दिए गए आईफोन बीजेपी लौटाएगी। बीजेपी विधायक ये आईफोन नहीं लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस पर बयान दिया है। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से उन्होंने चर्चा की और कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व को भी पूनिया ने फैसले से अवगत करवा दिया है। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आईफोन लौटाने जा रही है बीजेपी और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार पर पड़ रहे वित्तीय भार को देखते हुए ये फैसला लिया है बीजेपी ने। केंद्रीय नेतृत्व को भी इस फैसले से अवगत करवा दिया है, क्योंकि वित्तीय भार की बार बार बात की जाती रही है, खजाना खाली होने की बार बार बात की जाती रही है। लेकिन अब जब आईफोन बांटे गए विधायकों को, माननीयों को, तो ये एक सराहनीय कदम, एक अच्छी पहल बीजेपी की तरफ से। आईफोन लेने से, आईफोन लौटाने की बात अब कही है। सतीश पूनिया ने कहा इसके लिए गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से चर्चा की मैंने और अब वित्तीय भार को देखते हुए फैसला हमने लिया है। और इसीलिए एक नैतिक आधार पर एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हमने निर्णय लिया। ऐसा पहले लैपटॉप आईपैड भी ले चुके हैं, अब लिए उसके बारे में, लेकिन लेने के बाद में कल सबकी राय ये बनी थी कि वापस दे दें। सस्ते मकान भी सारे विधायकों ने लिए थे, वो भी लौटाएंगे सारे विधायक। अब जो पार्टी का विधायक दल तय करेगा वही करेंगे, लेकिन आईफोन के बारे में निर्णय हो गया कि हमें वापस दें। सर, खाली दुल्हन को लेके भी आपने बयान दिया है, उसके बारे में मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और इसलिए मेरे ख्याल से मेरी तरफ से वो बयान के बारे में विनम्रता से क्षमा प्रार्थी। निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय किया है और पार्टी का निर्णय ये है कि सरकार खुद मान रही है कि इतने 1000 करोड़ का भार प्रदेश की जनता के ऊपर आएगा। तो सरकार के जो बाहर आ रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ तो अंश वापस लौटाए ताकि जनता के ऊपर कुछ तो भार कम हो। कल ले लिया, आज लौटा क्यों रहे? दबाव पड़ा पार्टी का आपके ऊपर? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय करेगी सभी माननीय विधायकों को उसको अवसर पे पालना करनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी के आईफोन लौटाने वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुख्य सचेतक ने बात कही, उन्होंने कहा लैपटॉप आईपैड भी बीजेपी फिर लौटा दे। मुख्य सचेतक बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने मुख्य सचेतक ने बात कही, बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है। सस्ते फ्लैट वो भी वापस करें, महेंद्र चौधरी ने बात कही। तो राजनीति होना लाजमी था और शुरू हो गई है कि जो चीज़ें पहले लिए आपने, सस्ते फ्लैट लिए, आईपैड लिए, वो भी वापस लौटा दीजिए जब आप आईफोन लौटा रहे हैं। तो कांग्रेस अब इनडायरेक्टली कह रही है कि ये कोई मुद्दा तो नहीं है, लेकिन अब राजनीति की जा रही है इस पर, और अगर लौटानी है तो तमाम वो चीज़ें लौटा दे जो इससे पहले दी गई है। देखिए, आईफोन लेना लौटाना ये कोई राजस्थान की विधानसभा का कोई गंभीर विषय नहीं है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से 30 लाख जो अभी बंगले भी लिए हैं और इसके अलावा पिछली बार लैपटॉप भी लिए हैं, उससे पहले आईपैड भी लिए हैं। तब लौटाना है, सब कुछ लौटाओ। 5 करोड़ का बजट लौटा दो, मुख्यमंत्री जी ने वो भी तो एमएलए को दिया है।
तो इस प्रकार का करने से जनता समझ चुकी है, 7.5-8 करोड़ जनता राजस्थान की बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। किसी भी गलतफहमी। वहीं सीएम के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने आईफोन लौटाने पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इसी विधानसभा के पहले के सत्रों में लैपटॉप आईपैड दिए गए थे, वो तो वापस किए नहीं। 30 लाख के फ्लैट का क्या? ये भी ध्यान रहे कि काम से जुड़ी वस्तुएं देने की प्रथा सबसे पहले वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल में कंप्यूटर से शुरू हुई थी। सीधा फिर से ले चलते हैं आपको जयपुर। आरपी और यूनिसेफ का संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला, डीजीपी एमएल लाठर और बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मौजूद। एमएल लाठर संबोधित कर रहे हैं। बाल आयोग से भी एक निवेदन है कि मैं करीब 2.5 साल ये सिविल राइट का काम मैंने देखा था। उस टाइम बाल आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी होते थे, तो उस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी टालसा रालसा ये इस तरह की होती हैं, उनके साथ हमने बहुत ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम करवाए थे और इसमें अपने डायरेक्टर आरपीए भी इसमें शामिल थे। उस टाइम काफ़ी बच्चों के बारे में और अधिकारियों के बारे में काफ़ी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए थे। आपको ध्यान होगा मैडम, क्योंकि ये लोग जो इस पद पर हैं कोई परमानेंट तो होते नहीं, रोटेट होते रहते हैं, तो इसलिए अपना जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो भी मेरे ख्याल लगातार चलता रहना चाहिए। आपके जो काम हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसको भी एक अपने उसमें शामिल करते हुए मेरे ख्याल 1.5 साल का आपका जो कार्यकाल हुआ उसमें ये फर्स्ट होगा इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स का। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को भी हम शामिल करते थे, उसमें इवन हाई कोर्ट जजेज वगैरह जो। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सीएम